अब जरूरी था कि उसकी हद से बड़ी हुई बेचैनी को कम किया जाए, क्योंकि ये मेरे हक में नुकसानदेह भी साबित हो सकती थी। चुनाचे मैंने कहा, मैडम आपको बेचैन होने या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आप ये मालूम कर लें कि जहाँ ये पाकिस्तानी लड़की कैद है वहाँ इर्द गिर्द कोई पानी का हौज है कि नहीं, बस उसके बाद आप भूल जाएं। सारा काम मेरा तावीज़ खुद ब खुद दुरुस्त कर देगा। ये औरत आपका बाल तक बीका न कर सकेगी। मेरा इतना कहने से वो मुतमईन हो गई। कहने लगी, पार्टीकर मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी, तुम तावीज़ बनाओ, हम आज ही पानी वाले हौज के बारे में मालूम कर लेगा और फिक्र न करो, हम किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। मैंने हाथ बांध कर सलाम किया और सर झुकाए बाहर निकलने लगा तो उसने आवाज देकर मुझे बुलाया। कहने लगी, पार्टीकर तुम भी इसका जिक्र किसी से मत करना, इसमें मेरी बेइज्जती होगी कि मेरा खामद मुझसे प्यार नहीं करता और यहाँ की औरतें मेरा मजाक उड़ाएंगी। मैंने कहा, मैडम मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं किसी से बात कर सकता हूँ क्या? आप इत्मीनान रखें, आपका राज मेरे दिल में महफूज है। मैं खुफिया तौर पर आज ही से तावीज़ बनाना शुरू कर देता हूँ। वो बोली, पार्टीकर शाबाश, तुम बड़ा अच्छा आदमी है। इतना कहकर भारी भरकम यहूदी मैडम ने अपने आप को सोफे पर गिरा दिया और मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरी चाल काफी हद तक कामयाब रही थी। इसकी मदद से मैं उस कैद खाने का हुदूद अरबा मालूम कर सकता था जहाँ सोनिया कैद थी। उस कैद खाने के बारे में अब मजीद मालूमात हासिल करने की पोजीशन में था। मैंने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बीवी को अपने हाथों में ले लिया था। अगर मैं स्टोर में इन औरतों की इब्रानी गुफ्तगू न समझ सकता तो ये चाल न चल सकता था। तावीज़ क्या बनाना था? वहीं से सफ़ेद कागज का एक टुकड़ा लेकर किचन में बैठकर उस पर आड़ी तिरछी लकीरें डाली, जिस तरह के नजूमी लोग जायचा तैयार करते हैं। उसमें खाने बनाए, उनने कहीं कहीं हिंदी के कुछ अल्फाज यूं लिख दिए और उसे तय करके यहूदी मैडम के लिए तावीज़ तैयार कर लिया। उसी शाम मैंने उसे तावीज़ दिखाकर कहा कि मैंने उसे तैयार कर लिया है। अब जेल खाने के इर्द गिर्द कोई तालाब या हौज हो तो मैं उसे खुद जाकर वहां मंत्र पढ़ने के बाद पानी में डाल दूंगा। मैडम बड़ी खुश हुई। रात को उसने अपने यहूदी खामंद यानी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से मतलूबा मालूमात हासिल कर ली। सुबह मैं गांव पर आया तो यहूदी बरसाम साहब दफ्तर चले गए। मैडम ने मुझे अपने कमरे में बिठा कर कहा, पार्टीकर मैंने तुम्हारे साहब से जो कुछ मालूम किया है उसके मुताबिक जेल के इर्द गिर्द कोई हौज नहीं है। हाँ, जेल के पीछे एक छोटा सा मसनूई तालाब बनाकर वहाँ पानी जमा किया गया है, मगर सवाल यह है कि तुम वहाँ जाओगे कैसे? वहाँ कोई मुलाजिम नहीं जा सकता। क्या मैं जाकर तावीज़ तालाब में डाल दूं? तुमने पहले तो कहा था। मैंने कहा, वो मैंने जायचा बनाने से पहले कहा था मैडम। अब मैंने तावीज़ पर जायचा बनाया तो देखा कि आपके ताले पर भी ज़ुहल पड़ा है। यूं आपका जाना ठीक ना होगा। ज़ुहल आपके खिलाफ है, वो इस तावीज़ को बेअसर कर सकता है। मेरे ताले में तमर है, मैं तावीज़ को कुछ मंत्र पढ़ने के बाद तालाब में डालूंगा तो उसका असर कायम रहेगा। मैडम सोच में पड़ गई। वो बेजा फिक्रमंद नहीं थी, क्योंकि जेल के आसपास किसी भारतीय, तमिल या दूसरे अदना मुलाजिम को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मेरा वहां जाना भी बेहद जरूरी था। इस ज़मीन में मैं उस यहूदी औरत को हर हालत में ब्लैकमेल करना चाहता था। मैंने खुद उसे एक तजवीज़ पेश करते हुए कहा, मैडम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं कोई भेस बदल कर रात की तारीकी में तालाब तक जाऊं और ये तावीज़ तालाब में डालकर वापस आ जाऊं? मामला उलझ गया था। मुझे कोई वाज़ेह रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम ने कहा कि वो इस मसले पर मजीद गौर करेगी। वो मुझसे ज्यादा परेशान थी। मैंने उसे परेशान कर दिया था। उस रोज मैं बंगले की सफाई पर मामूर एक बूढ़ी तमिल औरत से देर तक बातें करता रहा। वो कोचिन की रहने वाली थी और अपने जराइम पेशा खामद के साथ कोचिन से फरार होकर 7 बरस पहले इस इसराइली जजीरे में आ गई थी। बातों ही बातों में मुझे मालूम हुआ कि जेल कैंप के बाहर जुनूब की जानिब एक ट्रैश डिस्पोजल है, जहाँ एक भारतीय तमिल शाम को थोड़ी देर के लिए सफाई की खातिर जाता है। ये मालूमात मेरे काम आ सकती थी। दूसरे दिन मैंने दोपहर को मैडम से राजदारी में कहा कि जेल कैंप के ट्रैश डिस्पोजल पर जो तमिल खाकरोव काम करता है, अगर उसकी जगह एक शाम मैं लग जाऊं तो मैं तावीज़ को तालाब में डालने का फरीजा अंजाम दे सकता हूं। मैडम की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी, फिर कुछ नाउम्मीद सी होकर कहने लगी, तुम हमारे खानसामा हो, साहब तुम्हें ट्रैश डिस्पोजल नहीं भेजेगा। मैंने कहा, फिर कुछ नहीं कर सकते मैडम, ये आपके मुस्तकबिल का सवाल है, आप जाने आपका काम। ये कहकर मैं बाहर जाने लगा तो मैडम उठकर मेरे करीब आ गई और बोली, ठहरो ठहरो, मैं कुछ ना कुछ करूंगी, तुम आज का दिन इंतजार करो। रात को उस यहूदी औरत ने न जाने अपने खावत से क्या बात की कि दूसरे दिन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बरसाम साहब ने मुझे नाश्ता लगाते हुए देखा तो कहा, पार्टीकर हमारे जेल कैंप के ट्रैश डिस्पोजल पर काम ठीक तरह से नहीं हो रहा। हमारी बेगम को उधर आस पास रहने वाले बंगले की खवातीन ने शिकायत की है कि वहाँ कूड़ा करकट बिखरा रहता है। मैं चाहता हूँ तुम शाम को थोड़ी देर के लिए वहाँ जाकर काम की निगरानी करो। मैं औरत के त्रिया चरित्र का कायल हो गया। मुझे और क्या चाहिए था? साहब के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। बरसाम ने कहा कि वो ट्रैश डिस्पोजल पर मेरी निगरानी के ऑर्डर इशू कर देंगे। उन्होंने एक चिट पर इब्रानी जबान में इजाजतनामा माँ अपने दस्तखत लिख कर दे दिया। शाम को मैं बंगले ही से कैंप जेल की तरफ रवाना हुआ तो मैडम ने फिक्रमंद होकर कहा,
पार्टीकर तावीज आज ही तालाब में डाल देना, और हाँ, मंत्र जरूर पढ़ना उस पर। साहब पर से उस लड़की का साया हट गया तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगी। मैंने कहा, फिक्र न करें मैडम, ये काम मैं मौका पाते ही करूंगा। मैं आम धोती, कुर्ते और चप्पल में था। इजाजतनामा मेरी जेब में था। कॉम्प्लेक्स की कोने वाली इमारत से एक छोटा सा रास्ता अकबी पहाड़ी की तरफ जाता था, जिसकी दूसरी जानिब नशेब में इन यहूदियों का खुफिया जेल कैंप या कैद खाना था। जहां पहाड़ी का इलाका शुरू हुआ वहां एक खारदार गेट बना था। बाएं जानिब एक यहूदी सिपाही स्टेम गन लटकाए पहरा दे रहा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ा और मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और हिंदुस्तानी जबान में कहा कि मुझे बरसाम साहब ने डिस्पोजल ड्यूटी पर भेजा है। उसके साथ ही मैंने जेब से साहब की चिट निकालकर उसे दिखाई। उसने चिट देखी और खारदार गेट को जरा सा खोल दिया। मैं प्रणाम करने के बाद गेट से गुजरकर पहाड़ी की तरफ चलने लगा। अभी तक मुझे जेल कैंप नजर नहीं आया था। मैं पहाड़ियों के साथ साथ चलता एक तरफ को घूमा तो दूसरी जानिब नशेब में मुझे शाम की सुरमई धुंध में एक कुशाता चार दीवारी दिखाई दी। उसके चारों कोनों पर ढलानी छत वाली छोटी छोटी निगरान चौकियां बनी थी। ये जेल कैंप था। उसका दरवाजा मेरी तरफ नहीं था। मैं कुछ दूर चला हूंगा कि फिर एक खारदार गेट आ गया। जहां भी इसराइली सिपाही पहरा दे रहे थे। एक ने मेरी चिट देखी और हिंदुस्तानी में कहा कि मैं दूसरी तरफ दीवार के साथ साथ चला जाऊं। ये दीवार बड़े पत्थरों को जोड़कर बनाई गई थी और तकरीबन 50 फुट बुलंद थी। दीवार के ऊपर कांटेदार तार भी लगी हुई थी। दीवार जहां दूसरी तरफ घूमती थी वहां मुझे एक तमिल डिस्पोजल ट्रैश डंप के छोटे से पुल पर खड़ा लंबे बांस को नीचे नाले में घुमाता नजर आया। वाकई वहां कूड़ा करकट इधर उधर बिखरा हुआ था। उस तमिल को मैं जानता था। वो हमारी बस्ती में ही रहता था। हम उसे कंदी कंदी कहकर पुकारते थे। दरमियानी उम्र का सूखा सा आदमी था। मुझे देखते ही हाथ बांध कर खड़ा हो गया। बोला, पार्टीकर भाई, मैं तो देखभाल कर काम करता हूँ। किसी दुश्मन ने मेरी शिकायत कर दी है। तुम साहब के बंगले पर होते हो मेरी सिफारिश करना। अप्पा मेरी नौकरी चली गई तो भूखों मरूंगा। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि किसी ने अगर उसकी शिकायत की भी है तो मैं साहब से कहकर मामला रफा दफा करवा दूंगा और उसकी नौकरी नहीं जाएगी। उसने तो जैसे मेरे पांव पकड़ लिए। अभी दिन की रोशनी बाकी थी। मेरी उकाबी नजरें जेल की चार दीवारी का जायजा ले रही थी। मैं पुल पर एक तरफ बैठ गया और कंदी तेजी से नीचे नाले के पानी में बांस चलाने लगा। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो कोई ना कोई खुशामदी जुमला कह देता। मेरी नजरें जेल कैंप की दीवार को गौर से देख रही थी। डिस्पोजल ब्रिज जो एक छोटे से नाले पर बना हुआ छोटा सा पुल था। जेल की 50 फुट ऊंची दीवार से कोई 40 कदमों के फासले पर था। जहां से थोड़े ही फासले पर जाकर दीवार दूसरी तरफ घूम जाती थी और वहां कोने पर दीवार के ऊपर निगरान चौकी बनी हुई थी। इस चौकी में एक बल्ब रोशन था। एक सर्च लाइट भी थी जिसका रुख बाहर पहाड़ी जंगल के नशेब की जानिब था। मुझे वहां एक सिपाही भी दिखाई दिया जो इधर से उधर हरकत कर रहा था। मैंने नाले को छुप कर देखा और कंती से पूछा कि ये पानी कहाँ से आता है। मेरा मतलब ये मालूम करना था कि ये पानी गुस्ल खानों का है या दूसरा इस्तेमाल शुदा पानी है। कंती ने कहा, ये वो पानी है जो जेल में कैदी मुंह हाथ और कपड़े धोने, फर्श साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गंदगी और गंदे पानी के लिए यहाँ नीचे एक गटर है जो जंगल में एक खड नाले में जाकर गिरता है। पास ही प्लास्टिक के लिफाफों, सब्जियों के कटे हुए डंठलों और दूसरे चीजों का कूड़ा करकट पड़ा था, जिसे कंदी बड़ी तेजी से एक जगह जमा करने की कोशिश कर रहा था। नाले का पानी जेल की दीवार के नीचे से होकर आ रहा था। डिस्पोजल ब्रिज तक नाला ढका हुआ था। आगे उस पर छत नहीं थी और वो खुली शक्ल में जंगल की तरफ जाता था। मैंने जंगल की तरफ देखते हुए कहा, कंदी, ये जंगल तो आगे समंदर तक चला जाता होगा। शाम का अंधेरा गहरा हो रहा था। कंदी ने आसमान पर निकलते सितारों की तरफ देखा और कहा, मेरे जाने का वक्त हो गया है अप्पा, तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? मैं अभी तक अकबी जंगल की तरफ देख रहा था जो आगे समंदर तक चला गया था। मैंने कंदी से कहा, ये जेल तो समंदर की तरफ से बिल्कुल गैर महफूज है। जो भी चाहे इधर से आ सकता है। वो बोला, अब्बा, यहूदी लोग हमारी तरफ से होशियार हैं। इस जंगल में आगे जाकर कांटों वाली तार की दीवार है। अरे यहाँ कौन आएगा? 6 बरस से तो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बस रात को जेल के अंदर से एक छोटा ट्रक कूड़ा करकट लेकर यहाँ आता है और कूड़ा करकट फेंक कर वापस चला जाता है। इसके सिवा यहाँ कोई नहीं आता। कंदी ने मुझे जेल के अंदर जाने का रास्ता बता दिया था। अभी तक मैं परेशान था क्योंकि मुझे ऐसा कोई तरीका बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था जिसके जरिए मैं जेल के अंदर जा सकता। कंदी ने रात को जेल के अंदर से आने वाले कूड़ा करकट के ट्रक का जिक्र किया तो मैं चौंका। उस ट्रक से काम लिया जा सकता था। मैं उसके साथ वापस रवाना हो गया। रास्ते में मैंने कंदी से ट्रक के आने का वक्त वगैरह पूरी तरह से मालूम कर लिया। अपनी झोंपड़ी में आकर मैंने मैडम की तावीज़ को फाड़ कर फेंक दिया। दूसरे दिन बंगले पर गया तो मैडम बेताबी से मेरी मुंतजिर थी। साहब अभी बेडरूम में ही थे। वो मेरे साथ ही किचन में आ गई।
बर्तन साफ करने वाली तमिल औरत को उसने बाहर भेज दिया। फिर मुझसे पूछा कि क्या मैंने तावीज तालाब में डाल दिया है। मैंने हाथ बांध कर कहा, मैडम, भगवान की कृपा से मैंने आपका काम कर दिया है। तालाब मुझे मिल गया था। मैं कंदी की आंख बचाकर वहां गया, तावीज निकालकर अपने मंत्र पढ़े और उसे तालाब में फेंक दिया। बस अब तो वो आपके सांप पर जरा सा भी असर नहीं डाल सकेगी। मैडम बहुत खुश हुई। वो दौड़ी दौड़ी बेडरूम में गई और मुझे $20 का एक नोट ला कर दिया। बोली, ये तुम्हारा इनाम है, लेकिन मैं तुम्हें फिर इनाम देती रहूंगी। जरा साहब के लक्षण तो देख लूं। मैंने $20 का नोट अपनी जेब में रख लिया और केतली में पानी डालकर उसे चूल्हे पर रखते हुए बोला, मैडम, अब साहब तुम्हारा है। क्या मजाल है वो किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी देखे। ये तावीज और मंत्र मेरे गुरु ने मुझे अर्पण किए थे। अब मैंने तेजी से अपने प्लान पर सोच विचार शुरू कर दिया। शाम को मैं रोज डिस्पोजल ब्रिज पर जाकर कंदी के काम की निगरानी करता। इस असना में जेल कैंप का जायजा लेता रहता। दीवार के ऊपर बनी हुई निगरान चौकी पर हमेशा एक सिपाही होता था। वो सिगरेट पीते हुए इधर उधर टहलता रहता, किसी वक्त स्टूल पर भी बैठ जाता। जहां मेरी 4 दिन की ड्यूटी लगी थी। इस दौरान में मैंने एक रोज बीमारी का बहाना करके आधे दिन की छुट्टी ली और मौका देखकर जनूब की तरफ समंदर के किनारे के साथ साथ अकब की तरफ से जंगल में दाखिल हो गया। मैं जेल के जनूबी जानिब खारदार तारों वाली दीवार देखना चाहता था। जहां जंगल काफी घना था, दरख्त और झाड़ियां साथ साथ उगी हुई थी। जगह जगह जमीन में गड्ढे पड़े थे और जमीन से बाहर निकली हुई कुछ चट्टानें भी थी। मैं उनमें से गुजरता आगे ही आगे चलता चला गया। आखिर एक जगह मुझे घास और झाड़ियों के सब्जे में छुपी हुई खारदार तार की दीवार नजर आई। ये दीवार 10-12 फुट ऊंची थी और मगरिब से मशरिक की तरफ चला तो एक जगह मुझे एक चट्टान दिखाई दी जिसकी चोटी खारदार दीवार से 2-3 फुट ही नीचे थी। मैं चट्टान पर चढ़कर बैठ गया। सामने वही जंगल फैला हुआ था जो दूर से नजर आती जेल की दीवार तक चला गया था। ये जेल की दीवार का जनूबी इलाका ही था और मैंने बाएं जानिब दूर डिस्पोजल डंप के ब्रिज को पहचान लिया। मैंने उस रास्ते की समत और जाविये को अच्छी तरह से जहन में बिठाया और वापस हो गया। सबसे बड़ा मसला सोनिया को यहाँ से लेकर फरार होने का था। जजीरे के चारों तरफ समंदर था। मेरे पास कोई कश्ती भी नहीं थी। आम कश्ती यहाँ काम नहीं दे सकती थी। मुझे कम से कम किसी मोटर बोट की जरूरत थी। ये नुक्ता भी मैंने अपने जहन में महफूज कर लिया। यहाँ रहते हुए मुझे अंडमान के दूसरे जजीरे के बारे में काफी मालूमात हासिल हो गई थी, जहाँ से काले पानी का करीबी जजीरा जिसका नाम ओगान था, शुमाल मगरिब की जानिब तकरीबन 20 समंदरी मील के फासले पर था। काले पानी के उन तमाम जजीरों पर भारतीय हुकूमत का कब्जा था, बल्कि वो भारत का एक हिस्सा थे और इसराइल भारत का दोस्त था। इन हालात में मैं सोनिया को लेकर काले पानी के किसी जजीरे में जाता हूँ तो भारतीय सिक्योरिटी फोर्स हमें गिरफ्तार करके वापस इसराइली हुक्काम के हवाले कर देगी। इसकी एक ही सूरत थी कि मैं किसी तरह काले पानी के किसी निस्बतन बड़े जजीरे के घने जंगल में जाकर छुप जाऊं और वहां से फरार होने के लिए किसी मुनासिब मौके का इंतजार करूं। एक सवाल ये भी मुझे परेशान कर रहा था कि मैं अगर भारत में दाखिल हो गया तो एक बार फिर इंडियन बॉर्डर अबूर करने का दुश्वार तरीन मरहला सामने आ जाएगा। भारत बहुत बड़ा मुल्क था और सोनिया को साथ लिए मैं फिरता हूँ तो किसी भी जगह हम पकड़े जा सकते थे। तमिलनाडु और केरला से राजस्थान और पंजाब की सरहद हजारों मील दूर थी। वहां से बॉर्डर क्रॉस करना कोई आसान काम नहीं था। मैं अगर फर्ज मुहाल दिल्ली अपने सिफारत खाने तक भी पहुंच जाता हूं तो वो लोग मेरी मदद करके दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खराब करने का कभी खतरा मोल नहीं ले सकते थे, जिसका मुझे पहले भी तजुर्बा हो चुका था। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 3 रोज यही सोचते सोचते गुजर गए। तीसरे रोज मेरी ड्यूटी डिस्पोजल ब्रिज पर खत्म हो गई। अगरचे इतनी देर में मैंने एक एक तफसील को नोट कर लिया था, ताहम मैं इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सका कि सोनिया को लेकर अगर जहां से फरार हो भी जाता हूं तो जाऊंगा किस तरफ। एक बार श्रीलंका जाने का भी ख्याल आया, मगर उन दिनों श्रीलंका में सिन्हाली तमिल कश्मकश का नया नया आगाज हुआ था और जंगलों में तमिल गोरीले जंग लड़ रहे थे। अगर मैं अपने आप को तमिल और सोनिया को अपनी बीवी जाहिर करके किसी न किसी तरह श्रीलंका के तमिल ग्रुप के पास भी पहुंच जाता हूं और वो मुझे पनाह भी दे देते हैं तो वहां से मेरे लिए दूसरी बार फरार होना मुश्किल हो जाता। तमिल गोरीले मेरे लिए ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते थे कि वो श्रीलंका के शुमाली साहिल ताली मीनार से भारत के जनूबी साहिल धनुषकोडी तक पहुंचा दें और भारत में मेरे लिए कदम कदम पर खतरा था। ये पॉइंट भी बड़ा अहम था कि मुझे सोनिया को जेल से निकालते ही इस जजीरे से फरार हो जाना था, क्योंकि मैं इस जजीरे में छुपने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। एक बार जेल के हुक्काम को पता चल गया कि सोनिया फरार हो गई है तो लाजमी तौर पर जजीरे के गिर्द सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए जाते और इसराइली फौजी सारे जजीरे को खंगाल डालते। लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन था कि मैं सोनिया को जेल से निकालते ही किसी मोटर बोट में सवार होकर समंदर की तरफ भाग खड़ा। मुझे लामहाला उसे जंगल में कुछ देर के लिए छुपाए रखना था,
क्योंकि मैं सोनिया को जेल से निकालने और जजीरे से फरार होने के काम बैक वक्त नहीं कर सकता था। मैंने यही फैसला किया कि मुझे कदम ब कदम आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले मुझे जजीरे के जंगल में कोई ऐसी जगह तैयार करनी होगी जहां मैं सोनिया को कुछ देर के लिए छुपा कर रख सकूं। इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था। उसके लिए मुझे जजीरे के जनूबी हिस्से का सर्वे करना था। इतवार को मुझे छुट्टी होती थी।